सो जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो है 2001 में जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था उसके ऊपर जो है डिस्कशन कर रहे हैं, उसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 जो है जिसमें 50 प्रश्न लिए गए थे तो वह कल ही अपलोड किया जा चुका। तो जो दोस्त नए हैं जो इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वह इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। तो आज पार्ट 2 है दोस्तों, इसमें भी 50 प्रश्न लिए गए हैं और कल जो है इसका पार्ट 3 आएगा तो उसमें भी जो है क्रमशः 50 प्रश्न लिए जाएंगे। यानी बीपीएससी में कुल 150 जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उसको 3 पार्ट में करके हम लोग पढ़ने का, जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए पार्ट 2 के पहले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे, तो क्या अर्थ है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, या लोकसभा या राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, या अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जो मंत्री परिषद है वह जो है अपने अपने विभागों के संचालन तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों भारत में जो है जो राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों वह संवैधानिक प्रधान होते हैं। तो संवैधानिक प्रधान का अर्थ होता है कि नाम मात्र के प्रधान होते हैं। तो नाम मात्र के प्रधान होने के नाते उनकी जो शक्तियां हैं जो संविधान के द्वारा उनको दी गई, तो उनका वास्तविक उपयोग की बात करें दोस्तों तो कौन करते हैं, तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री करते हैं। तो यही मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जो है किनके हेल्प के लिए इनका गठन किया गया है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के जो है हेल्प के लिए। तो अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति के हेल्प के लिए है दोस्तों, बट उपभोग की बात करें तो सारी शक्तियों का उपभोग जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ही करते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की अनुसूची से निकाल दिया गया था। तो दोस्तों संविधान का 44वां संशोधन हुआ था 1976 में। तो यह मुरारजी की सरकार थी दोस्तों उस समय, तो इनके द्वारा जो है आपका यह संशोधन किया गया था। तो इसमें जो है जो संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों उसे जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यानी जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार दोस्तों मूल संविधान में यह जो है शामिल किया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे हटा दिया गया और 300 के में जो है इसे कानून के अधिकार के तहत जो है इसे संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया। यानी मूल अधिकार से हटाकर उसे जो है कानून या विधिक अधिकार के अंतर्गत उसको रखा गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। तो कहाँ घटी दोस्तों, तो पटना। तो यह करंट से जोड़ करके पूछा गया प्रश्न है। तो आपका सी ऑप्शन दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया था। तो दोस्तों जो है 2001 यानी 11 सितंबर 2001 को जो है यूएस यानी अमेरिका में जो है आपका वायुयान से जो ध्वस्त हुआ था वह कौन सा था दोस्तों, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो यानी इस पर जो आत्मघाती हमला हुआ, इसे जो गिराया गया, तो इसी के फलस्वरूप जो है अमेरिका ने क्या किया दोस्तों कि आपका लगभग 20 साल जो है अफ़गानिस्तान पर जो है यानी अफ़गानिस्तान को क्या करके रखा, तो छावनी, सैनिक छावनी बना करके रखा और अपने द्वारा जो है सरकार को भी चलाया जा रहा था। यानी अमेरिकी के हेल्प के तहत जो है अफ़गानिस्तान में सरकारें चल रही थी। बट तालिबान के बढ़ते जो है शक्ति के यानी तालिबान का जो शक्ति बढ़ता गया क्रमानुसार अमेरिका ने क्या किया, लास्ट में घुटने टेक दिए और अब क्या किया अमेरिका ने, तो अफ़गानिस्तान छोड़ दिया। तो अभी अफ़गानिस्तान की स्थिति कैसी है दोस्तों, तो वहाँ तालिबानियों का शासन हो गया। तो इस तालिबानी शासन की जो अफ़गानिस्तान में भी नींव है, तो उसकी नींव कहाँ पड़ी दोस्तों, तो यही 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था वहीं इसकी नींव पड़ी थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। तो नहीं किया है दोस्तों, और ये प्रश्न भी है दोस्तों आपका किससे जोड़ करके पूछा गया है, तो आपका करेंट से है। तो सीरिया आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। पुराने करेंट अफेयर्स का
कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम का पैटर्न हमें समझना है तो इसलिए इसको शामिल करना ज़रूरी होता है। तो 2001 ईस्वी में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला दोस्तों? तो आपका जो है आशा भोसले को जो है 2001 का जो है संगीत का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मिला। तो संगीत के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 2001 में आशा भोसले को दिया गया था। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? तो दोस्तों झारखंड जो है 28वां राज्य हो जाएगा आपका। और इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? तो नवंबर यानी 15 नवंबर 2000 में जो है इसकी स्थापना की, यानी बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ। बात करें छत्तीसगढ़ की दोस्तों, तो 1 नवंबर को यानी 2000 में जो है, यानी सेम ईयर है दोस्तों, सिर्फ मंथ भी सेम है। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। तो यह जो है 26वां हो जाएगा राज्य। उत्तराखंड दोस्तों 9 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी और 15 नवंबर को झारखंड। तो आपका ये 26वां हो जाएगा छत्तीसगढ़। उत्तराखंड आपका 27वां हो जाएगा और झारखंड क्या हो जाएगा? 28वां हो जाएगा। और 29वां क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 29वां राज्य कौन सा होगा आपका? तो 29वां राज्य की अगर हम लोग बात करें तो तेलंगाना। तेलंगाना जो है आपका 29वां राज्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये जो भी है इसमें कोई भी नहीं जीते, चाहे वो प्रोफेसर एच खुराना हो, चाहे प्रोफेसर जे बॉस है, चाहे प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो कोई भी जो है ये अब तक रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं जीते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति के नाम बताएं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम बताना है दोस्तों। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा डिक चेनी, यानी डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उस टाइम जो है डिक चेनी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 4 बार पुरस्कार प्राप्त किया दोस्तों? तो शबाना आजमी हो जाएगी दोस्तों। तो ये अपने अभिनय के लिए जानी जाती है, सीरियस रोल के लिए इनको जाना जाता है और एक बेहतरीन अदाकारा है। तो इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है 4 बार मिला। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है दोस्तों? तो असम के साथ जो है बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास को वर्ष 2000 का बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपका द ब्लाइंड एसेसिन जो है वो आपका उपन्यास है, इसको जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ए ऑप्शन सही जवाब जो है। ये सब क्वेश्चंस दोस्तों आपका करंट से जोड़ करके पूछा गया है। किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो नेल्सन मंडेला हो जाएगा। तो यह प्रश्न भी जो आपको बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? तो दोस्तों तस्लीमा नसरीन जो है लज्जा उपन्यास की लेखिका है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यह दोस्तों अपनी बेबाक लेखनी के लिए जानी जाती है। अगला है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दिवस से जोड़ करके जो बहुत प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो दिवस से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको तो आप लोग रट ही डालिए, क्योंकि बीपीएससी जरूर ही पूछता है ऐसे प्रश्न। अगला है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो जाएगी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 2002 से जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ होने वाली थी दोस्तों। चूँकि करंट का प्रश्न है तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। अगला है कि भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? तो अब आ गया दोस्तों आपका हिस्ट्री का प्रश्न। तो आपका यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, यानी आपका डी ऑप्शन बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है सर्वप्रथम जो भारत में सिक्के चलाए गए। अगला है दोस्तों कि हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो थानेश्वर से कनौज जो हर्ष ने दोस्तों अपनी राजधानी
परिवर्तित की, क्योंकि थानेश्वर से जो है उसे अपने शासन प्रशासन को कंट्रोल करने में परेशानी हो रही थी। उसका साम्राज्य बहुत विशाल था दोस्तों, तो इसलिए उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से क्या किया, कनौज को जो है परिवर्तित किया। और इस कनौज के बाद यानी इस हर्षवर्धन के शासनकाल में यह कनौज इतना जो है समृद्ध और विस्तृत हो गया दोस्तों, कि बाद में जो है इस कनौज के लिए जिस प्रकार से पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण था मगध साम्राज्य में दोस्तों, तो पाटलिपुत्र के बाद जो है इस कनौज ने पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया। और बाद में आगे चल कर के जो है इस पर त्रिपक्षीय संघर्ष आपने पढ़ा होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज के लिए। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ, और ये एक पीढ़ी नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो यह संघर्ष चलता रहा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है। तो आपका 1991 को जो है दोस्तों आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल जो है माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है हो जाएगा। और बात करें दोस्तों नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा तैयार करने की, तो दोस्तों तो राजीव गांधी जिस समय यानी प्रधानमंत्री थे, तो उनके ही शासनकाल में 1985 में जो है इसकी रूपरेखा जो है प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना पीवी नरसिंह राव की सरकार में 1991 में किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप को कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है। यानी भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा जो शहर है 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कन्याकुमारी हो जाएगा दोस्तों आपका, यह जो है आपका निचला हिस्सा है, यानी आपका दक्षिण हिस्सा है भारत का। इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है। तो आपका दोस्तों जिंक जो है मिश्र धातु आपका नहीं है, बाकी इस्पात पीतल कांसा ये सब क्या है, जिंक धातु है। तो यह जो है आपका क्या है, जिंक धातु नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है। तो प्रोटीन जो है सर्वाधिक किसमें होता है दोस्तों, तो मूंगफली में होता है। यह भी प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है। अगला है कि इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है। तो सबसे प्राचीन प्राणी कौन सा है दोस्तों, तो बैक्टीरिया जो है सबसे प्राचीन प्राणी है। अगला है कि नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है, क्योंकि यह तो नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण क्यों होता है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो कोशों से पानी खींच लेता है। तो पानी की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है दोस्तों, कोई भी पदार्थ जो है खराब आसानी से होता है। तो यह क्या करता है, कोशों से पानी खींच लेता है, तो इसलिए जो उसका संरक्षण हो पाता है। अगला है कि मरुस्थल के पौधों के लिए अधिक संभावना है कि, तो मरुस्थल के पौधों के अधिक संभावना क्या है दोस्तों, कि उनकी पत्तियां क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, इनका विकास जो है नहीं प्रॉपर रूप में नहीं हो पाता। थोड़ा प्रिंट जो है क्लियर नहीं है दोस्तों। इनमें कौन सा कृत्रिम रेशा है। तो कृत्रिम रेशा कौन सा है दोस्तों, तो नायलॉन जो है कृत्रिम रेशा है। इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है। तो न्यूनतम अभिक्रियाशील कौन सा है दोस्तों, तो Cu जो है आपका निरंतर अभिक्रियाशील है। अगला है कि इनमें कौन उर्वरक नहीं है। तो कौन उर्वरक नहीं है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो आपका DDT जो है आपका उर्वरक नहीं, बल्कि यह जो है छिड़काव होता है दोस्तों, मच्छर वगैरह के लिए देखेंगे पानी में जिसका छिड़काव किया जाता है। अगला है कि इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है दोस्तों, तो गेहूँ धान मकई ये सब अनाज वाला पौधा है। ये पाट जो है यह अनाज वाला पौधा नहीं। गांव में जो है इसका उपयोग कच्चे मकान बनाने में किया जाता है, इसकी लकड़ी का। इनमें से कौन ज्योतिहीन पिंड है। तो दोस्तों ग्रह जो है ज्योतिहीन पिंड है। हम लोग जानते हैं कि ग्रह का जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, यह जो है सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाशित होती है। तो सूर्य के प्रकाश से ही ग्रहों को प्रकाश मिलता है। तो सभी जो ग्रह है दोस्तों सौरमंडल के 8 ग्रह है, तो वह जो है अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में यानी सूर्य की जो है परिक्रमा इस प्रकार करते हैं सभी क्रमानुसार। तो ये सभी सूर्य की रोशनी से जो है जितने भी 8 ग्रह है सौरमंडल के वे प्रकाशित होते हैं। अगला है कि इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है।
तो आपका कौन संक्रामक रोग नहीं है दोस्तों? तो कैंसर जो है आपका संक्रामक रोग नहीं होगा। यहाँ पर आपका दीर्घवृत्ताकार होगा दोस्तों। सौरमंडल का जो सौरमंडल में सूर्य के जो परिक्रमा करते हैं सभी ग्रह तो दीर्घवृत्ताकार, मैंने अर्धवृत्ताकार बता दिया, तो ये दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा। तो कैंसर क्या है दोस्तों? संक्रामक रोग नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? 81 का क्या हो जाएगा? आपका 81 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? तो अकार्बनिक यौगिक कौन है दोस्तों? तो अमोनिया जो है आपका कार्बनिक यौगिक है। बाकी अल्कोहल, ईस्टर, मीथेन ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अगला है कि इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया कौन सा है दोस्तों? तो दूध से आइसक्रीम का बनना क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का महत्वपूर्ण घटक पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो आपका AgBr जो है यानी डी ऑप्शन जो है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है, मूल सांद्रता का 1/6 हिस्सा होने में समय लगेगा। तो आपका ये फार्मूला के ऊपर बनेगा दोस्तों, तो आपका 2 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे हैं, तो वे क्या है दोस्तों? तो आपका विषाणु हो जाएंगे, जो कि आपका सजीव और निर्जीव के क्या है? सीमा रेखा पर जो है आपका स्थित है। इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं दोस्तों? तो कॉर्निया जो है आपका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं। बाकी यकृत, पित्ताशय, आंत ये सब क्या पाचन तंत्र का हिस्सा। और कॉर्निया किसका हिस्सा है दोस्तों? तो आँख का हिस्सा है। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। तो अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या है दोस्तों? तो आपका Ca जो है अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व हो जाता है। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है दोस्तों? तो आकाश के नीले रंग का कारण है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आकाश का नीला रंग जो दिखाए यानी आकाश जो नीला रंग का दिखाई देता है दोस्तों, तो इसमें जो वायुमंडल में जो विद्यमान धूल के कण होते हैं तो उसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है दोस्तों। सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है आपका नीला और बैगनी रंग का होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है फैलता है आसमान में, यानी आसमान में आसानी से जो है आपका इसका प्रकाश जो है सर्वाधिक फैल जाता है, यानी इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो इसलिए हम लोगों को आकाश क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अगला है निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कौन सा कोलाइड नहीं है दोस्तों? तो क्लोरोफिल जो है कोलाइड नहीं है। आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो बीटा कण के उत्सर्जन से दोस्तों क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो है 1 बढ़ता है। टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के जो है बमवर्षण के कारण टेलीविज़न के पर्दे पर क्या होता है दोस्तों? चित्र बनता है। तो आकाशगंगा क्या होता है? यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आकाशगंगा क्या है दोस्तों? तो गैलेक्सी है। तो हमारी पृथ्वी पर जो है करोड़ों आकाशगंगाएं हैं दोस्तों। हमारा सौरमंडल भी जो है यह भी एक आकाशगंगा है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, यानी हमारे सौरमंडल भी आकाशगंगा का एक पार्ट है दोस्तों। तो ऐसे जो है करोड़ों आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगाए कि हमारा ब्रह्मांड जो है कितना विशाल है। तो दोस्तों ब्रह्मांड से संबंधित जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी जो अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पर, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के इससे संबंधित डीपली जानकारी ले सकते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य का विकिरण है? तो आपका माइक्रो तरंगे जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। निम्न में से कौन कीट नहीं है?
तो आपका कौन कीट नहीं है दोस्तों? तो मकड़ी जो है दोस्तों कीट नहीं है। बाकी मच्छर, मक्खी, खटमल ये सब क्या है? तो कीट है। कौन नहीं है? तो मकड़ी जो है नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला कि जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो उसे कहा जाता है कि यह है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मुक्त कंपन करता है, यह कहा जाता है उसे। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। तो भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों? तो धान का खेत जो है मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थानापन्न होती है? तो आपका जो है नीला रंग की तरफ जो है क्या होता है दोस्तों? स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं हैं वह स्थानापन्न होती है। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है दोस्तों? तो न्यूटन जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है, बल्कि यह किसकी इकाई है दोस्तों? बल की इकाई है। तो अर्ग, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या है दोस्तों? ऊर्जा की इकाई है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कैसे लगे प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।